हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हैं और ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं मैं भारत पंचाल। इससे पहले मैंने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की भी 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो बना दिया, उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और जो बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे तो बहुत डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को, तो बेटा जी मैंने इसका डिटेल्ड वन शॉट भी बना रखा है, डिटेल्ड आपको नोट्स भी दे रखे हैं और मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उतार रखे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर फाइनल एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एटम, एटम हमारा जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? ए प्लस टोमियो, है ना। ए मीन्स क्या होता है? नॉन, और टोमियो मीन्स क्या होता है? कटेबल। नॉन कटेबल मीन्स जिसको नहीं काटा जा सकता। अगर एटम वर्ड के मीनिंग पे जाऊं तो ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। यही बात डाल्टन जी ने बोली थी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक डायरेक्टली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच कांट फर्दर सब डिवाइडेड, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट धीरे 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 खोज हुई तो पता चला नहीं यार ऐसा नहीं है, एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। हमारी बुक्स में तो हम 3 छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, बट एक्चुअल में 30 प्लस छोटे पार्टिकल हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। एटम की शेप को स्फेरिकल माना जाता है और उसके बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इधर आपके घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको याद रखने का शॉर्टकट रहेगा इत्थे पाजी नचदे। इत्थे पाजी नचदे। इलेक्ट्रॉन की खोज की है थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज इसका इक्वल एंड अपोजिट होता है। इक्वल मीन्स इस इतना ही होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड अपोजिट मीन्स नेचर अपोजिट होती है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन वर्ड का मतलब ही न्यूट्रल होता है। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ना के बराबर होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 केजी, 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। और अगर ग्राम्स में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻24 ग्राम्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अभी के आप लोगों ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था? 1.6 इंटू 10⁻19। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज बाय मास का जो रेशो होता है वो होता है फॉर इलेक्ट्रॉन -1.75 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ मास निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31। सेम इधर भी स्पेसिफिक चार्ज मैं बात करता हूँ तो वो कितना होता है? 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। आगे बढ़ो तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻24 या 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। याद रखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। देखिए जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और अलग अलग गैस का जो न्यूक्लियस होगा उसमें अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो उनका स्पेसिफिक चार्ज जो है चेंज होता रहेगा। आगे बढ़ो, आपने ये वर्ड सुने होंगे बहुत बार, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? दो स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। मैं यहाँ पर इनको लिख देता हूँ सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा इजीली क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक होता है आइसोटोप्स, ठीक है, एक होता है आइसोबार्स, एक होता है आइसोटोन्स, और एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। आइसो का मतलब होता है सेम। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें सेम क्या होता है, और एक होता है डिफरेंट। डिफरेंट आइसोटोप्स में डिफरेंट होता है मास और सेम होता है एटॉमिक नंबर। बाकी सब में डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर और बाकी चीज़ें सेम होती हैं। सेम से मेरा क्या मतलब है? आइसोबार्स में इधर क्या आएगा? सेम एटॉमिक मास। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ से अगर हम अगली बात करें, अच्छा एक होता है जैसे कि एक्स नाम का सिंबल है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल है एक्स, ऊपर हम लोग लिखते हैं एम, एम इज मास, और नीचे लिखते हैं हम लोग एन, एन इज नंबर। ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास, नीचे हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और जो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास बनता है वो बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास है सोडियम 1123, तो मैं आपसे पूछता हूँ इसका एटॉमिक मास कितना होगा? इसका एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज 23। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर 11। अब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होंगे बेटा जी? 11 हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन्स आप लोग निकालते हो दिस माइनस दिस, यानी कि 23 माइनस 11, तो आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 12। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ फ्लोरीन की, कर लेता हूँ। फ्लोरीन 919 है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका एटॉमिक मास कितना होता है? ऊपर की तरफ एटॉमिक मास लिखा जाता है 19, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है 9। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 9। इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे? 9। इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई? दिस माइनस दिस, 19 माइनस 9 इज 10। क्लियर होती है बात? अब
ये तो हो गए न्यूट्रल स्पीसीज। अगर चार्ज स्पीसीज होते हैं, मान के चलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, मान के चलो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, चार्ज का फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन पे। किसी पे पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। देन 1 माइनस कब आएगा? मींस उसके पास, देखो अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं, जितना नेगेटिव है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं। 1 नेगेटिव है ना, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल आपने सुना होगा वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसे हम लोग वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। थ्योरेटिकल मॉडल था। क्या बोलता है कि एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंबेडेड होते हैं। 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा। लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, जैसे एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हर जगह से बराबर बराबर बटे होते हैं, वैसे ही एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। यहाँ से हमें क्या डाटा पता चला? एट रेडियस ऑफ एटम का जो कितना होता है 10⁻⁻10, और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट आया जिसे हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक अल्फा पार्टिकल लिया, सॉरी अल्फा नहीं, एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस लिया जिसमें से अल्फा रेज निकल रही थी। पैटर्न कुछ इस तरह से लगाया था कि यहाँ पर हमारे पास गोल्ड का फॉइल था, अल्फा रेज जा रही थी, अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं, ठीक है। और बैक साइड में लगाई थी जिंक ब्लेंडे की स्क्रीन। जिंक ब्लेंडे क्या होता है? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिसपे कोई भी चीज़ टकराती है तो वो ग्लो करती है। देन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल रहे थे, इट मीन्स मैक्सिमम स्पेस वैकेंट है। कुछ अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो की ऑन स्मॉल एंगल, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। वेरी फ्यू, 20,000 में से लगभग एक रह ऐसी थी जो बाउंस बैक करती थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज है बहुत थोड़ी जगह में है, और उस पॉजिटिव स्पेस को, उस पॉजिटिव पोर्शन को उन्होंने नाम दिया कि ब्रो इधर न्यूक्लियस है। लिखा गया है मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम स्पेस वैकेंट है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन ऑन स्मॉल एंगल, इट मींस पॉजिटिव स्पेस भी है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, जो पॉजिटिव स्पेस है वो बहुत छोटा सा है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में बात की थी जेसी मैक्सवेल ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, ठीक है, कि जब भी रेज एमिट होती हैं, जब भी जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब वो मूव करते हैं तो वो दो तरह के पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, मैग्नेटिक फील्ड वाली। इस तरह के पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं, इस तरह की वेव्स को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या लिखा गया है? इट इज द सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जिसमें रेज जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल इस तरह से चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल इस तरह चलेंगे। जैसे मेंढक कूदता है, मेंढक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सांप चलता है मैग्नेटिक फील्ड है। दिख रहा होगा, ये है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स हैं, इस तरह से। और इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेव्स वाली होती हैं। किस तरह से मैं बताता हूँ कि इनके ट्रैवल करने की स्पीड सेम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हैं। इन्हें प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, एक और बात मैं बता दूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं क्या होती है? सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव्स की। तो वेव की तरह होती हैं, आपको पता होगा वेव जब ऊपर की तरफ जा रही होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं, नीचे की तरफ आ रही होती है ट्रफ बोलते हैं, और जब एक क्रस्ट एक तरफ जुड़ जाता है तो उसे हम एक वेव बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है वेव लेंथ किसे कहेंगे। जैसे कि ये हमारी वेव है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास वेव है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, है ना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रफ। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, आंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। पिछले चैप्टर में भी ये चीजें करवाई थी। इसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, कि एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर वेव्स पास हो रही हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर वेव्स पास हो रही हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा वेव्स पास हो रही हैं। यहाँ पर जिस वेव की वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना। जो छोटी छोटी वेव होती है वो ज़्यादा चली जाएंगी, जो बड़ी बड़ी वेव होती हैं वो छोटी होती हैं, वो कम, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो अपोजिट होती है एक दूसरे के। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर सेकंड। और कितनी वेलोसिटी मानी जाती है भाई? 3 × 10⁸8। आगे आ जाओ, एम्पलीट्यूड, आपकी क्रस्ट, आपकी जो वेव है उसकी जो क्रस्ट है कितनी ऊंची गई है, या जो उसकी ट्रफ है वो कितनी गहरी गई है। इट इज द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ, ठीक है। आगे आओ, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। भैया कितनी वेव नंबर होंगी, जितनी वेव छोटी होंगी उतना वेव नंबर ज़्यादा रहेगा, है ना। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। और जो वेव नंबर होता है इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, सिंबल का बड़ा फंडा है। वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से। जो न्यू बार होता है वो होता है 1/λ, 1/λ। आगे आ जाओ, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके इससे बन सकते हैं। रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई? न्यू इज इक्वल टू होता है C/λ, या न्यू बार क्या होता है? 1/λ, ठीक है।
और न्यू न्यू मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी का उठाया गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव हुज वेवलेंथ इज 3000 आंगस्ट्रॉम। तो आपको क्या निकालनी फ्रीक्वेंसी, न्यू इज सी बाय लैम्डा, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, 3000 आंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10, है ना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड या फिर हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकंड आप लोग बोल सकते हो। अच्छा ये याद रखना, 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर, 1 फेम्टोमीटर जो होता है 10⁻15 मीटर, 1 आंगस्ट्रॉम 10⁻10, 1 नैनोमीटर 10⁻9, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6, 1 मिलीमीटर 10⁻3, 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर के इक्वल होता है। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम आपको समझ रहे हो कि हाँ कलेक्शन है बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ईएम रेडिएशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने बहुत सारी रेडिएशंस ली और उनको अरेंज कर दिया, किस में अरेंज कर दिया भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, चंडीगढ़ की एक्सयूवी इन माई रेंज, चंडीगढ़ की एक्सयूवी इन माई रेंज। सी, सी मीन्स होता है कॉस्मिक रेज, जी मीन्स गामा रेज, एक्स मीन्स एक्स रेज, यू मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज, वी मीन्स विजिबल रेज, आई मीन्स इंफ्रारेड रेज, एम मीन्स माइक्रोवेव रेज और रेज मीन्स रेडियो वेव्स। क्या है बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। जब हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। आगे आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक सोर्स है, जैसे कि हमारे पास बल्ब है, ठीक है, इन्हें 2-3 बातें बोली। पहली बात तो यह है कि जब उसमें से रेज निकलती हैं वो कंटिन्यूसली नहीं निकलती, डिसकंटिन्यूसली निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जब भी किसी सोर्स से एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होगी। इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है, इन छोटे छोटे पैकेट्स की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। वर्ड्स पे चलते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगली बात, द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज प्रोपोर्शनल टू न्यू इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ, प्लीज़ कॉपी लेके सारे के सारे फॉर्मुला इस चैप्टर के नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, जितनी भी आए लिखते रहना। इज इक्वल टू एच न्यू, एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है। और न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मुला भी करके आए हो सी बाय लैम्डा। अगर आपको बहुत सारी वेव्स हैं या बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उनकी एनर्जी निकालनी है तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच न्यू, एन एच न्यू। एनर्जी एमिटेड बाय लाइट सोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच कोरस्पॉन्ड्स टू द लाइट फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू। एच कितना है 6.6 × 10⁻34 और न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 3 × 10⁻15, जो भी आएगा आ जाएगा। अगले में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, अगले में आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाय एच न्यू होता है। E इक्वल टू क्या होता है बेटा, E इक्वल टू होता है एच न्यू और एच न्यू क्या हो जाएगा सी बाय लैम्डा। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸, लैम्डा इज वेवलेंथ, है ना। तो यहाँ से कर दीजिए, सी इज 3 × 10⁸ और ये लैम्डा वेवलेंथ आपको दे रखा है 0.50 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें, जो भी आएगा जूल में आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ना कोई एक्टिव मेटल है, ये हमारे पास कोई एक्टिव मेटल है, ये हमारे पास एक एक्टिव मेटल का सरफेस है। जब भी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम से ही सारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो मीन्स लाइट जब पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। वर्ड्स पे चलते हैं, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए कि भाई इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा गया है, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन दैट इजेक्टेड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट या फिर एच न्यू माइनस न्यू नोट, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड न्यू नोट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको कोई बोले कि ब्रो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो क्या होगा एच न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी और न्यू नोट का मतलब क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ो,
नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के बारे में कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा। पहली बात तो ये कि बोहर मॉडल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हीलियम है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, बट अगर आप उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। जैसे कि लिथियम है, लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर आप उस पर टू पॉजिटिव चार्ज लगा दो तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली, उन्होंने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उनके अंदर घूमते हैं। इन फिक्स सर्कुलर पाथ्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। इन ऑर्बिट की रेडियस फिक्स होता है, इन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। जो रिलेशन भी उन्होंने दिया, पहले पॉइंट पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, या फिर इनको शेल बोल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और इनको के एल एम एन हम लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब आपको इंटीग्रल मल्टीपल निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा किसी भी ऑर्बिट का, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ठीक है। एनर्जी निकालनी है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन। एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करेगा। अच्छा मैं समझाता हूँ। जैसे कि न्यूक्लियस है, फोकस कीजिएगा, ये इसके अराउंड में ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाना चाहता है, लोअर लेवल से हायर में जाना चाहता है, हायर की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। और अगर कोई यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो, हायर से लोअर की तरफ जाना चाहता है, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में शेल्स हैं, अगर कोई हायर लेवल से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आना चाहता है, हायर से लोअर में आना चाहेगा, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। अगली बात, रेडियस अगर आपको कभी बताना है, रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट हमेशा कितना होता है भाई, आर एन इज इक्वल टू आर नोट एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ पर आर नोट का मतलब होता है बोहर रेडियस, और इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, ये होती है 2.18 इंटू 10⁶ जेड एन। कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर नोट एन स्क्वायर बाई जेड। आर नोट क्या होता है, बोहर का रेडियस जो कि है 52.9, एन स्क्वायर इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट है, जेड इज एटॉमिक नंबर, यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी निकालनी है हमें, है ना, किसी की भी एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट वो क्या होती है, माइनस आर एच जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर बोहर के जो रेडियस होते हैं, इनकी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी हमेशा माइनस क्यों मानी जाती है। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो उसकी एनर्जी जीरो है, मीन्स उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। अब वो इन्फिनिटी से किसी ऑर्बिट में आएगा, तो ऊपर से नीचे आ रहा है वो, और नीचे वालों की एनर्जी कम होती है। अब इन्फिनिटी से नीचे आ रहा है तो एनर्जी कम होनी चाहिए। अब इन्फिनिटी पे जीरो है, तो उससे नीचे आते हो जब एनर्जी कम होनी चाहिए, जीरो से कम मतलब नेगेटिव ही तो होगी ना एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एनर्जी निकाली गई है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, -2.18 इंटू 10⁻, माइनस ये आर एच जो होता है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अगर आप सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहो तो ऐसे ही किसी के लिए भी निकाली जा सकती है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन शो करता है कहीं से कहीं तक, तो इसका फॉर्मूला होगा ई एन माइनस ई वन। और ये क्या आएगा, सिंपल वही है, यहाँ पर आर एच जेड स्क्वेयर, और ये 1/इनिशियल, और ये फाइनल कहाँ तक गया है, इनका स्क्वायर। आगे आ जाओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत फेमस है, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो। व्हेन H2 गैस एट लो प्रेशर इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। आपने हाइड्रोजन गैस को लिया, किसके अंदर ले लिया भैया, एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक बहुत मोटी ग्लास की ट्यूब होती है, और इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपने पास करवाया। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा यहाँ से कुछ रेज निकली, आपने उन रेज को ऑब्जर्व किया प्रिज्म पे, और प्रिज्म से पूरा आपको एक स्पेक्ट्रम सा ऑब्टेन हुआ। और वो स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो कुछ इस तरह से था, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला, कुछ इस तरह से। ठीक है, बनाया गया तो ऐसे था। अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा गैप था, धीरे धीरे जो गैप था वो कम होता जा रहा था, ये ऑर्बिट्स की तरह थे। तो यहाँ पर बहुत दूर से अगर कहीं पर फर्स्ट सीरीज में कोई इलेक्ट्रॉन आके रुक जाता है तो इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। कोई सेकंड सीरीज में आके रुक जाता है तो इसे बोलते हैं बामर सीरीज। क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो रेज निकली, उन रेज को प्रिज्म पे ऑब्जर्व किया, और प्रिज्म के सामने हमने लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट, तो देखा गया कि उस पर कुछ पैटर्न सा बन गया, और उस पैटर्न को जब सीधा किया गया तो वो पैटर्न ये था। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, लाएंगे लाएंगे बारात परसों, लाएंगे बारात परसों, किसकी भाई, भारत पंचाल की। जस्ट फॉर फन है, दिल पे ना लें, भारत पंचाल जी की बारात आ चुकी है। लाएंगे बारात परसों, भारत पंचाल की। एल मीन्स होता है लाइमन सीरीज, बी मीन्स होता है बामर सीरीज,
P मीन्स होता है पार्शियल सीरीज, B मीन्स होता है ब्रैकेट सीरीज, और P मीन्स होता है बेटा पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। आपको इनके लिए ना N1 की वैल्यू याद रखनी है। इसके लिए N1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकती है, मतलब यही होगी। N2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी, कुछ भी। ये N1 है, N2 क्या होगा, 1 से ज़्यादा, 2 3 4 5 6 कुछ भी। यहाँ पर बामर के लिए N2 की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी, इस तरह से होगा। ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा हायर ऑर्बिट से, फर्स्ट सीरीज के अंदर आके रुका है, सेकंड सीरीज के अंदर आके रुका है, तो कुछ अगेन यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, है ना। वो एनर्जी की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। वो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैच करती है। देखिए यहाँ पर वो यूवी रेज से मैच करेगी लाइमन के लिए, विजिबल से मैच करेगी बामर के लिए, आईआर से मैच करेगी अगले 3 केसेस के लिए। पहला यूवी, अगर कोई लाइमन सीरीज में आके रुक रहा है तो वहाँ पर जो एमिट हो रही होगी एनर्जी, तो वो किस ईएम रेडिएशन से मैच करी होगी, यूवी से। सेकंड सीरीज में आके कोई रुक रहा है विजिबल से, और इसके बाद तीनों में आईआर से मैच करती है। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ वेवलेंथ बताओ या वेव नंबर बताओ, तो यहाँ पर अगेन एक रीडबर्ग फॉर्मूला है। रीडबर्ग फॉर्मूला क्या है भाई, न्यू बार, न्यू बार मीन्स वेव नंबर या 1/λ, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। और याद रखिए यहाँ पर n2 की वैल्यू ज़्यादा होगी n1 से, ठीक है ना। और आर एच इज रीडबर्ग कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1.1 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है। अगर आपको कभी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है ना, स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स होता है कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है तो वो कितने ट्रांजिशन शो कर सकता है, कितनी लाइंस बन सकती हैं, डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2, और डेल्टा n कैसे निकलेगा, n2 माइनस n1 करके। अच्छा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n2 टू n1। तो 1/λ निकाल लोगे, 1/λ इज आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होगा, वैल्यूज पुट करो, बन जाएगी बात। उसके बाद हमारे पास आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलता है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल में उन्होंने स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, बट यहाँ पर हम सब एटॉमिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। उनके पास दो नेचर होती हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ना ड्यूअल नेचर भी बोलते हैं, ड्यूअल नेचर, किनकी एग्जिस्टेंस दो नेचर के अंदर होती है। वो दो नेचर कौन कौन सी हैं, पार्टिकल, ओके बहुत शानदार, किस किस के अंदर भाई, एक तो पार्टिकल नेचर के अंदर और दूसरी वेव नेचर के अंदर। अगर आपको कभी किसी वेव की एनर्जी निकालनी है तो E इक्वल टू एच न्यू होता है, और अगर पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है तो E इक्वल टू MC स्क्वायर होता है। ये है एनर्जी ऑफ वेव, ये है एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इनको कंपेयर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एच न्यू इक्वल टू MC स्क्वायर, एच न्यू न्यू होता है C/λ MC स्क्वायर, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/MC, एंड क्या होता है भाई, इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये मैं किसका क्वेश्चन करा रहा हूँ, डी ब्रोगली वाले का। क्या बोलते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है ना 2.05, अब इनकी तो वेलोसिटी लाइट जितनी नहीं हो सकती ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ इज लैम्डा, लैम्डा इज H/mv, H कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, M इज मास एंड V इज वेलोसिटी, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम से क्लियर है कि हमें कुछ अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहा है। अब क्या अनसर्टेनिटी बता रहा है कि अगर कोई मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो इट इज impossible to measure simultaneously the position and momentum of a microscopic moving particle with absolute accuracy और certainty। कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी आप एब्सोल्यूट मोमेंटम, एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं बता सकते हो, है ना। यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू H/4 इज इक्वल टू होता है वो, ठीक है। P इज मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M डेल्टा वी, तो यहाँ से डेल्टा एक्स M डेल्टा वी इज इक्वल टू H/4, ठीक है। M का मतलब होता है मास ऑफ पार्टिकल, डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, H मींस होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और डेल्टा पी मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है बेटा, यहाँ से हो जाएगा क्लियर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिट हमने अभी किया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इट इज द फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ऑर्बिटल क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड में वो एरिया होता है, वो पाथ होता है, वो पोजीशंस होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट द 3D मोशन। ये किसकी बात करता है, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, जितने भी ऑर्बिट्स होंगे वो सारे के सारे सर्कुलर शेप के होंगे, बट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है, आगे पढ़ोगे
ऑर्बिटल्स की शेप आगे पढ़ोगे, ठीक है। ऑर्बिट्स क्योंकि सारे के सारे सर्कुलर होते हैं तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इनमें एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, बाकी सबके अलग अलग शेप हैं, तो बाकी सब डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कभी भी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप लोग 2n² रूल लगाओगे, और ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं मैक्सिमम, समझ रहे हो ना। यहाँ से निकालना कैसे होता है, 2n² लाइक 1 है, मान के चलो आपको कोई बोलता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2n का स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 1 का स्क्वायर दैट इज 2। अगर आपको कोई बोलता है थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो 2n कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 हो जाएगा। इस तरह से बात बन जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर की जान बसती है इस टॉपिक में, दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसे कहते हैं हम लोग, इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर यूज टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कंप्लीटली इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। सिंपल समझो, पुराने जमाने में ना चिट्ठियां भेजी जाती थी, चिट्ठी भेजने के लिए हमारे पास पोस्टल एड्रेस होना चाहिए था, तभी हम किसी के पास चिट्ठी भेज सकते थे। और उसमें ना प्रॉपर लिखा जाता था, यार ये इस बंदे का ये नाम है, ये इस घर नंबर में रहता है, मतलब ये राज्य है, ये जिला है, ये मोहल्ला है, ये गली है, ये घर नंबर है, ये स्टेट है, ये सिटी है, ये कॉलोनी है, ये सेक्टर है, उसमें ये हाउस नंबर है, ये पर्सन का नाम है। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो एक एटम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। तो देखिए, सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर है स्पिन क्वांटम नंबर। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमें किस किस के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट शेल और एनर्जी लेवल, एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल, स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं पूरे को पूरा ना समअप करता हूँ कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। प्रिंसिपल के बाद हमारे पास आ जाता है एजीमुथल, एजीमुथल के बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक के बाद हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल की को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से, और स्पिन को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें किसके बारे में बताता है, स्पेशली शेल के बारे में। इट टेल्स अस अबाउट सब शेल, इट टेल्स अस अबाउट ऑर्बिटल, इट टेल्स अस अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू जैसे 1 है, एल की वैल्यू क्या होगी भैया, n-1 होती है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n-1 तक होती है। इसकी वैल्यू होती है -l से लेकर +l तक, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है +1/2 -1/2 फॉर ईच m। समझाता हूँ, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, मैग्नेटिक क्वांटम में 0 होगा। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा और उसमें होगा +1/2 -1/2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज लगा दो, एक एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। नहीं समझ आया। मान लो कि मैंने इसकी वैल्यू 3 रख दी, 2 भी रख सकता हूँ, मैंने 3 रख दी, या पहले 2 रख देता हूँ, तुम्हारी ना कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, 2 रख दी। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा भैया, 0 से n-1, 0 से स्टार्ट करो, और n-1 यानी 2 - 1 दैट इज 2, ठीक है ना। 2 - 1 इज 2, कितना अच्छा मैथ है ना, 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -l से +l, यानी कि तो 0 और 1 को लिखो, -1 0 +1, ठीक है। यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाओगे, यहाँ पर 3 नंबर है तो 3 ऑर्बिटल बनाओगे, और हर एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा समझाता हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पर 3 रख दिया, तो वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 2 तक जा सकती है, 0 1 2, ये 0 1 को लिखोगे, -l से +l लिखना है, यानी कि -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2, और हर एक नंबर के लिए आप ऑर्बिटल बनाओगे और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पॉसिबल है। इस तरह से होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि n की जो वैल्यू होती है 1, इट मीन्स ये k शेल है, ये l शेल है, ये m शेल है, और ये l की जो वैल्यूज़ होती हैं, l जो सब शेल है 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, S P D F G H सो ऑन, इस तरह से कहानी चलती चलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बड़ा ही खतरनाक सा मॉडल था। मेन पॉइंट्स पे चल लेते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉडल मैं बताता हूँ। इसे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसमें बड़ी सारी वैल्यूज पुट करके ही हमें ऑर्बिटल्स की शेप पता चली थी कि हाँ इलेक्ट्रॉन की लोकेशन यहाँ मिलेगा, पकड़ लो उसे। स्क्रोडिंगर गेव अ न्यू एटॉमिक मॉडल बाय कंसिडरिंग द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, क्या था, d² साई dx स्क्वायर प्लस d² साई dy स्क्वायर d² साई dz स्क्वायर प्लस 8 π² m s स्क्वायर a माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। हायर लेवल पे आता है, तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। साई वेव फंक्शन होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, h प्लैंक कांस्टेंट है, e टोटल एनर्जी है, v पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है साई का क्या मतलब है, जैसे कि ये साई है, या फिर साई स्क्वायर का मतलब क्या है। साई क्या होता है, इट सिंपली रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। अगली बात है, आपको साई स्क्वायर क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर है कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं बता चुका हूँ, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम।
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आती हैं। हमारे पास देखो बेटा 4 तरह की सबशेल होती हैं, एस, पी, डी, एफ। एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल मानी जाती है, पी की जो शेप होती है वो डंबल मानी जाती है, डी की जो शेप होती है वो डबल डंबल मानी जाती है, डबल डंबल मानी जाती है। एफ की जो शेप होती है वो डिफ्यूज शेप मानी जाती है, मतलब अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। एस के लिए आप एक शेप बनाते हो, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसके हाफ ऑर्बिटल होते हैं, एस का एक ऑर्बिटल होता है, 6 का हाफ यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं, 10 का हाफ यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 14 का हाफ यानी कि 7। तो इसके हिसाब से हम लोग शेप बनाएंगे, ठीक है ना। अब सिंस एस की शेप जो है स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल हो गई। पी की शेप क्या है, डंबल है, बेटा ये डंबल बना दिए, पी एक्स मतलब पी एक्स एक्सिस पे डंबल, वाई यानी कि वाई एक्सिस पे डंबल, जेड यानी जेड एक्सिस पे डंबल। डी की शेप क्या होती है बेटा जी, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, डी की शेप होती है डबल डंबल, डबल डबल। अब डबल डंबल बना दो, शेप ये रही डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये जो होती हैं ये बिटवीन द एक्सिस बनती हैं, देखो ये एक्स एक्स, ये वाई, ये जेड, जिसको जो मर्जी मान लो, तो एक्सिस के बीच में आपने डंबल बना रखे हैं। और जो डी जेड स्क्वायर है या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसमें जब आप डंबल बनाते हो वो ऑन द एक्सिस बनाते हो। ऑन द एक्सिस वाले को हम लोग ईजी बोलते हैं, ईजी, और बिटवीन द एक्सिस वाले को हम लोग टी टू जी बोल देते हैं। क्लियर होती है बात कि नहीं। अब इस चैप्टर की जान बसती है एक और टॉपिक में, और वो है हमारे पास अबो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत कोर टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल में क्या करते हो आप, बहुत सारे ऑर्बिटल्स लेते हो, बहुत सारी सब शेल्स लेते हो, उनमें लगाते हो n+l रूल, और n+l से हम लोग एनर्जी बताते हैं। अब n+l का मैं सिग्निफिकेंस देता हूं तुम्हें, होता किस तरह से है देखो। जैसे कि आपको पता है l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6, s p d f g सो ऑन। मैं आपसे पूछता हूं आउट ऑफ 2s एंड 3s किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पहला नंबर n होता है, दूसरा नंबर l होता है, ये 2 और ये l, s है तो 0 होगा, ये 3 + 0 होगा, तो जिसकी ये 2 है और ये 3 है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा आ गई उसकी एनर्जी ज़्यादा, यानी कि 3 की एनर्जी ज़्यादा आ गई। दूसरी बात पे आओ, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आउट ऑफ 2p एंड 3s विच हैव हायर एनर्जी। n+l में आप देखो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, और अगर किसी की एनर्जी सेम हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर पहले वाला n होता है दैट इज 2, p है तो l होता है, p ये 1 हो जाएगा, 3 ये 3 और ये 0, है ना। तो अब इस केस में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, विच हैव हायर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा, अगर एनर्जी सेम आ जाए तो n की वैल्यू। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे अरेंजमेंट करी है, ठीक है। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो, ये बहुत सही है, मैंने जो कर रखा है इसको भी आप लोग कर सकते हो। ये है 1s 2s p, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद रखा हुआ है, स्वामी, ओके, स्वामी स्वामी, प्यारे स्वामी प्यारे स्वामी, डैशिंग प्यारे स्वामी डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी फुल डैशिंग प्यारे स्वामी, इस तरह से स्वामी स्वामी प्यारे स्वामी डैशिंग प्यारे स्वामी डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी फुल डैशिंग प्यारे स्वामी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक पता है तो। एस को लिखेंगे हम 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी को हम लिखेंगे 2 से, 2 3 4 5 6 7। डी को हम लिखेंगे 3 से, 3 4 5 6। एफ को हम लिखेंगे 4 से, 4f 5f, यही ऑर्डर है। सबसे पहले हमारे पास 1s, 1s के बाद एनर्जी आएगी 2s, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s, इस तरह से होता है, ठीक है। देख लेना यही ऑर्डर था वहाँ पर भी, जो आपने अभी किया है वहाँ पर भी ऑर्डर यही है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बोलता है बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसकी कन्फिग्रेशन कर दो, तो आप कन्फिग्रेशन क्या करोगे, सबसे पहले 1s आएगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 1s के बाद कौन आएगा, 2s आएगा, 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2s के बाद कौन आएगा, दिखाई दे रहा होगा, 2s के बाद हमारे पास 2p आएगा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बट क्या हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 है तो इट मीन्स इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और यहाँ से हमें पता चलता है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इलेक्ट्रॉन्स की देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज लाइक भंडारा देना है ना। सबसे पहले कौन आएगा, 1s, 1s में कितने जाएंगे 2, 1s के बाद कौन आएगा 2s, 2s में कितने जाएंगे 2, 2s के बाद कौन आएगा 2p, p में कितने जा सकते हैं 6 जा सकते हैं, बट हमारे पास बचे कितने 2 2 4 तो जा चुके हैं, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन चल जाए नहीं। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास आ गया सोडियम, ठीक है, या फिर मैग्नीशियम कर देते हैं, है ना, तुम्हारी खुशी के लिए भाई, तुम्हारी खुशी मैटर करती है, तुम्हारा सपोर्ट मैटर करता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये ऑर्डर है। सबसे पहले कौन आएगा 1s, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, बताया था ना, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यार उसमें बताया था क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर में, है ना, 1s 2, 1s के बाद कौन आएगा 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम 2,
2s के बाद कौन आएगा 2p। क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 12 है, 4 जा चुके हैं, 6 हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। 2p के बाद आएगा 3s। 3s में कितने जाएंगे 2 2 4 6 10 और 2 12 चले जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे पास चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं। मान के चलो इधर चार्ज आ गया, इस पर चार्ज आ गया 2 नेगेटिव। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। 2 नेगेटिव मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरोगे, यानी कि पी में कितने हो जाएंगे 6। मान के चलो मैंने मैग्नीशियम पे भर दिया 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं और वो इलेक्ट्रॉन लास्ट से। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ से हम लोग कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर एक कभी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, एक ना एक डिफरेंट जरूर होगा। यही लिखा गया है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल। अगली पे आ जाते हैं, नेक्स्ट इज हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है, ये हमें बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अपनी फिलिंग किस तरह से करनी है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक्स प्लेस इन डीजनरेटेड ऑर्बिटल। डीजनरेटेड मतलब जब एनर्जी सेम होती है ऑर्बिटल, अंटिल ईच ऑफ द ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। ये कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करवा सकते जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। मेरी बात समझना, जैसे कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, पी में आपको पता मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, कोई बच्चा ये कर दे कि सर 1 2 3, इस तरह होंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जैसे पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सर मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5। देखो है ये सही, बट ये तरीका आपने सही नहीं किया है। आप पेयरिंग तभी करवा सकते हो जब पहले सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो। सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाई करो और फिर उसके बाद आप लोगों ने पेयरिंग करवानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट केस में, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब बहुत सारे केसेस को देखा गया तो पता चला कि exactly half filled and completely filled subshell have extra stability due to symmetry and high exchange energy। तो आप क्या देखोगे, P3 exactly half filled है, D5 F7 ये एक्स्ट्रा स्टेबल है exactly half filled की वजह से, या P6 P में 6 फुली फिल्ड हो गया, D10 F14 ये भी स्टेबल हो गए, किस वजह से, फुली फिल्ड की वजह से। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए 3D सीरीज जो होती है, 3D सीरीज किसे कहते हैं, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कन्फिग्रेशन करोगे। ठीक है, कन्फिग्रेशन का शॉर्टकट ये रहेगा कि आप इसमें नोबल गैस लगा सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर होता है, ओके बहुत बढ़िया, एटॉमिक नंबर नहीं लिख रखे हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये एटॉमिक नंबर्स होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते चलोगे। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत ईजी होती है। यहाँ पर क्या हो गया है, स्कैंडियम में 3D में 1 3D 2 3D 3, इस वजह से इसका नाम 3D सीरीज भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, नोबल गैसेज आप लोग लगा सकते हो, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने कन्फिग्रेशन कर दी किसकी, सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 और 11, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो इससे पहले नोबल गैस कौन सी आ रही है, इससे पहले नोबल गैस आती है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 तक भर के 3s1 कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी आपने यही किया है। जैसे कि यहाँ पर आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, कन्फिग्रेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये। तो आप इससे पहले नोबल गैस देखो, नोबल गैस यहाँ पर क्या आ जाएगी AR। ठीक है ना, AR18 4s2 3d6 18 2 20 और 6 26। यहाँ पर 2 केस एक्सेप्शनल होते हैं, पहला है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। यहाँ पर D में 4 होना चाहिए था बट D में 5 है, इसमें D में 9 होना चाहिए था बट D में 10 है, S में 2 नहीं है, S में 1 है। इनको आप एक्स्ट्रा याद रख लेना क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है ना, ये अलग है। और एक्सेप्शनल केस भी क्यों है, क्योंकि इनको ज़्यादा स्टेबल होना है। D9 स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल होने के लिए D10 कर लेता है, D4 स्टेबल नहीं होता, वो D5 कर लेता है, और S से इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है। बस ये बेटा, क्लियर है कि नहीं। और दैट्स ऑल। अब कमेंट सेक्शन में तुम लोग एक की कन्फिग्रेशन कर देना मेरे कहने से, Cl नेगेटिव की, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और किस चैप्टर की 30 मिनट रिवीजन लेके आनी है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई होप ये सीरीज आपकी हेल्प कर रही होगी। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं।